अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ मनी, various definition of money, measurement of money, types of money. Uh, Today we are going to start the very next topic, or you can say that it is extension of the previous topic: demand for money, supply for money, and determination of equilibrium interest rate. I am going to share the slides. Here you can see that these are the contents of today's lecture: demand for money, supply for money, and determination of equilibrium interest rate. Obviously मनी की जो प्राइस है वो इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इंटरेस्ट रेट डेट एनीथिंग चार्ज ऑन लोन, ठीक है। और यू कैन से दैट it is a borrowing cost of money. It is the borrowing cost of money. So अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट की जो इंटरेस्ट रेट इज द प्राइस ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ मनी और प्राइस ऑफ मनी। तो ऑब्वियसली ये डिमांड फॉर मनी और सप्लाई फॉर मनी के जॉइंट जो है वो म्यूचुअल कम्बिनेशन से जो है ये डिटरमन होगा। सो लेट्स सी, पहले हम डिमांड फॉर मनी देखते हैं और फिर सप्लाई फॉर मनी, और फिर इनकी मदद से जो है हम इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट को जो है वो डिटरमन करते हैं। फर्स्ट वन इज डिमांड फॉर मनी। हम मनी को क्यों डिमांड करते हैं, क्यों पैसे अपने पॉकेट में रखते हैं? देर आर थ्री मोटिव्स बिहाइंड द डिमांड फॉर मनी। फर्स्ट वन इज ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, सेकंड वन इज प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, एंड थर्ड वन इज स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। ये तीन मोटिव है जिनकी वजह से हम मनी को डिमांड करते हैं। लेट्स स्टडी दीज मोटिव्स इन ब्रीफ। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, हम डेली ट्रांजैक्शंस करने के लिए पैसे को जो है वो डिमांड करते हैं, अपने पास रखते हैं। पीपल होल्ड मनी बिकॉज इट इज़ कन्वीनियंट फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। हमने डेली बेसिक नीड्स फुलफिल करनी है। हमने डेली बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल करनी है, तो उनको फुलफिल करने के लिए जो है हम मनी को डिमांड करते हैं। सो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, और ये डिपेंड करती है इनकम पे। DT stands for transaction demand for money, which is a function of income. Why is income? इनकम बढ़ेगी तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी कम होगी। सो ऑब्वियसली जिनके पास इनकम ज़्यादा है उनके पास पैसे भी ज़्यादा होंगे फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव, जिनकी इनकम कम है उनके पास पैसे भी कम होंगे फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव। सो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स पॉजिटिवली ऑन इनकम। Second motive behind the demand for money is precautionary demand for money. प्रिकॉशनरी का लफ्जी मीनिंग है नागहानी हालात के लिए, मतलब कोई एमरजेंसी को मीट करने के लिए, कोई डिजीज़ आ जाती है उसको मीट करने के लिए आप कुछ पैसे सेव अपने पास करके रखते हैं, उनकी जो डिमांड है उसको हम प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी बोलेंगे। प्रोफेसर केन्स के मुताबिक प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी इज आल्सो द फंक्शन ऑफ इनकम एंड इट डिपेंड्स पॉजिटिवली ऑन इनकम। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगी, और अगर आपकी इनकम कम होती है तो प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी भी कम होगी। मतलब नागहानी हालात के लिए, कोई डिजीज़ है या कोई और मसला मसाइल है, उसको निपटने के लिए कुछ पैसे आप संभाल कर रखते हैं, तो ज़ाहिर है इनकम होगी तो रखेंगे ना, इनकम कम होगी तो वो भी आप कम रखेंगे। सो प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी जो है ये भी इनकम पे पॉजिटिवली डिपेंड करती है। अगर इनकम ज़्यादा है तो प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी भी ज़्यादा होगी, अगर इनकम कम है तो प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी भी कम होगी। Third motive behind the demand for money is speculative or investment demand for money. According to Professor Keynes, the speculative demand for money depends upon income and interest rate. मतलब स्पेकुलेटिव या इन्वेस्टमेंट एक ही बात हुई। तो इन्वेस्टमेंट के लिए जब हम मनी डिमांड करते हैं तो ये इनकम पे और इंटरेस्ट रेट दोनों पे डिपेंड करती है। इनकम पे पॉजिटिवली डिपेंड करती है, जबकि इंटरेस्ट रेट पे नेगेटिवली डिपेंड करती है।
इनकम पे पॉजिटिवली इस सेंस में कि अगर इनकम ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी भी ज़्यादा होगी, इनकम कम होगी तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी भी कम होगी। ऑन द अदर हैंड अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम होगी, और अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होगी। ये हम ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट फंक्शन में पढ़ चुके हैं कि इंटरेस्ट रेट का और इन्वेस्टमेंट का नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उसका मतलब है कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी कम है, तो लोग ज़्यादा बोरो करेंगे और ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, सो इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर मनी इंक्रीज कर जाएगी। और अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी ज़्यादा है, तो लोग कम बोरो कर सकेंगे और इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर मनी जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी। So these are the three motives behind the demand for money. So you can say that total demand for money depends upon two variables. First one is income and second one is interest rate. Total demand for money, obviously it is a sum of transaction demand for money, speculative demand for money and precautionary demand for money. इन तीनों का सम है, तो ये ओवरऑल टोटल डिमांड फॉर मनी जो है ये डिपेंड करती है इनकम पे, और दूसरा वेरिएबल है इंटरेस्ट रेट। इनकम पे डिपेंड करती है और दूसरा क्या वेरिएबल है, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है। इनकम पे पॉजिटिवली डिपेंड करती है और इंटरेस्ट रेट पे जो है वो नेगेटिवली डिपेंड करती है। इनकम पे पॉजिटिवली डिपेंड करती है और इंटरेस्ट रेट पे जो है वो नेगेटिवली डिपेंड करती है। इनकम बढ़ेगी तो टोटल डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो टोटल डिमांड फॉर मनी भी कम होगी। ऑन द अदर हैंड अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो टोटल डिमांड फॉर मनी कम होगी, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो टोटल डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होगी। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द डायग्राम ऑफ डिमांड फॉर मनी। On the y-axis there is the interest rate and on the x-axis there is the money demand. And negatively sloped money demand curve represents that higher interest rate leads to low money demand and lower interest rate leads to high money demand. अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो डिमांड फॉर मनी कम होगी, और अगर इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे कम हो रहा है आप देखें तो मनी डिमांड में इजाफा हो रहा है। सो इट शोज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी। तो ये आपके सामने डिमांड फॉर मनी कर्व है जो कि नेगेटिवली स्लोप्ड है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द सप्लाई फॉर मनी। सप्लाई फॉर मनी इज एक्सोजनसली डिटरमिन्ड बाय द सेंट्रल बैंक। सप्लाई फॉर मनी को सेंट्रल बैंक जो है वो डिसाइड करता है, वो डिटरमिन करता है, एंड इट इज नो मोर डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट रेट। और ये इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड नहीं करती, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो या कम हो, जो सप्लाई फॉर मनी का जो डिसीजन है इट इज़ एक्सोजनसली डिटरमिन्ड बाय द सेंट्रल बैंक। दैट्स वाई सप्लाई फॉर मनी कर्व इज वर्टिकल स्लोप। देखें इंटरेस्ट रेट बढ़े या इंटरेस्ट रेट कम हो, मनी सप्लाई विल रिमेन सेम। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मनी सप्लाई जो है वो फिक्स ही रहती है। मनी सप्लाई कैन चेंज, अगर इंक्रीज होती है राइट साइड पे आ जाएगा, डिक्रीज होती है लेफ्ट साइड पे चला जाएगा ये कर्व, लेकिन इंटरेस्ट रेट की वजह से ये इफेक्ट नहीं हो रहा। सप्लाई फॉर मनी जो है वो इंटरेस्ट रेट कैन नॉट अफेक्ट द सप्लाई फॉर मनी, और इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि सप्लाई फॉर मनी कैन नॉट अफेक्ट द इंटरेस्ट रेट। ये बात गौर से सुनिएगा। इस डायग्राम में देखें आप, इंटरेस्ट रेट कैन नॉट अफेक्ट द सप्लाई फॉर मनी, बट इट डजंट मीन के सप्लाई फॉर मनी कैन नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो आगे हम डायग्राम में देखेंगे कि सप्लाई फॉर मनी तो इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट कर सकती है, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है वो सप्लाई फॉर मनी को अफेक्ट नहीं कर सकता। सो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट वहाँ पर वेल करेगा जहाँ डिमांड फॉर मनी और सप्लाई फॉर मनी आपस में इक्वल हो जाए। देखें जैसे हम कभी किसी कमोडिटी की प्राइस जो है वो डिटर्मिन करते हैं तो कैसे करते हैं, उसकी डिमांड एंड सप्लाई से। अगर हम लेबर की प्राइस वेजेस डिटर्मिन करते हैं तो वो लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई से करते हैं। इसी तरह अगर हम मनी की प्राइस जो है वो अरेंज करनी है जो कि इंटरेस्ट रेट है, तो वो मनी डिमांड और मनी सप्लाई से होगी। तो जहाँ पे मनी डिमांड मनी सप्लाई आपस में इक्वल हो तो वो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट कहलाएगा। लेट्स सी इन द डायग्राम। ये आप देख सकते हैं कि मनी डिमांड कर्व डायग्राम में ड्रा है, उसके साथ मनी सप्लाई कर्व जो है वो वर्टिकल स्लोप में ड्रा है, मनी डिमांड कर्व जो कि नेगेटिवली स्लोप में ड्रा है। जहाँ पे ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट कहलाएगा, ये इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट कहलाएगा। तो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट जो है वो मनी डिमांड और मनी सप्लाई के
म्यूचुअल कॉपरेशन से जो है वो डिटरमिन होगा। अब इस इक्विलिब्रियम में चेंजेस भी आ सकती हैं, मतलब अगर मनी डिमांड कर्व को पहले चेंज करके देखते हैं। अगर मनी डिमांड में इजाफा होता है तो मनी डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, उससे जो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो जाएगा। इसी तरह अगर मनी डिमांड में कमी आती है तो ये नीचे डाउनवर्ड आ जाएगा, जिससे इंटरेस्ट रेट में कमी आ जाएगी। अब देखिए ये मनी डिमांड की वजह से इंटरेस्ट रेट इफेक्ट हो रहा है और पॉजिटिवली इफेक्ट हो रहा है। पहले क्या था जो पड़ा नेगेटिव रिलेशनशिप, उसमें क्या था, इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट हमने मनी डिमांड पे शो किया था। तो इट इज समथिंग डिफरेंट के ए वेरिएबल जो है वो बी वेरिएबल को जैसे इफेक्ट करता है, जरूरी नहीं है कि बी वेरिएबल ए वेरिएबल को भी वैसे इफेक्ट करे। तो इसलिए इकोनॉमिक्स में जब भी ये साइन का क्या आपने आंसर करना हो तो आपने को ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सा वेरिएबल किसको कैसे इफेक्ट करेगा। जैसे मैं दोबारा बोलता हूँ, इंटरेस्ट रेट जो है वो मनी डिमांड को नेगेटिवली इफेक्ट करता है, जबकि मनी डिमांड की वजह से इंटरेस्ट रेट जो है वो पॉजिटिवली इफेक्ट होता है। कैसे? मनी डिमांड में इजाफा हुआ, मनी डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ये देखें कर्सर की मूवमेंट, तो ये इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो गया। इसी तरह अगर मनी डिमांड में कमी आती है तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट में कमी आ जाएगी। इसी तरह अगर सप्लाई फॉर मनी मूव करती है, सेंट्रल बैंक सप्लाई फॉर मनी बढ़ा देता है, तो ये कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिससे इंटरेस्ट रेट में कमी आ जाएगी। इसी तरह अगर सप्लाई फॉर मनी में कमी वाक़या होती है तो सेंट्रल बैंक ये करता है कमी, तो ये मनी सप्लाई का जो है ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिससे इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो जाएगा। अब सप्लाई फॉर मनी से इंटरेस्ट रेट इफेक्ट हो रहा है, लेकिन इंटरेस्ट रेट की वजह से सप्लाई फॉर मनी इफेक्ट नहीं होती। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यू आर फ्री टू आस्क। दिस इज द सोर्स ऑफ दिस लेक्चर। सर ये जो यहाँ पे लिखा था आई ई, ये इंटरेस्ट फॉर क्या था? आई जो है स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट रेट, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट रेट। ओके सर। आर भी लिख लेते हैं कई जगह पे, कई जगह पे आई भी लिख लेते हैं, तो कोई इतना इशू नहीं। Next topic that we are going to discuss related to money is inflation. In this lecture, we will analyze the concept of inflation, measurement of inflation, and types of inflation. Basically, हम इस लेक्चर से जो है वो मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। उन्हें हम जो है वो थोरेटिकली नहीं बल्कि कंसेप्चुअली डिस्कस करने जा रहे हैं कि उनकी डेफिनेशन क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, उनको हम मेजर कैसे करते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं। वन ऑफ द मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज इन्फ्लेशन, राइज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ओवरऑल कीमतों का बढ़ जाना जो है वो इन्फ्लेशन कहलाता है। किसी एक कमोडिटी की प्राइस लेवल का बढ़ जाना इन्फ्लेशन नहीं कहलाता, बल्कि इकोनॉमी में ओवरऑल प्राइस लेवल का बढ़ जाना जो है वो इन्फ्लेशन कहलाता है, जैसे करंट सिचुएशन में है। और यू कैन से दैट व्हेन टू मच मनी चेजेस वेरी फ्यू गुड्स, जब बहुत सारे पैसे जो है वो बहुत थोड़ी अशिया खरीद पा रहे होते हैं, दिस इज द कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन। Rise in the overall price level or general price level is called inflation. Next is measurement of inflation. How we can measure the concept of inflation? Inflation is usually measured by the consumer price index, CPI. CPI is the measurement of inflation. और इसका फार्मूला है rate of inflation is equal to current year price index minus previous year price index divided by previous year price index. PT minus 1 over PT minus 1 multiply by 100. Current year price index minus previous year price index divided by previous year price index. इस फार्मूला से क्या होगा, जो प्राइसेस में ग्रोथ आई है वो निकल आएगा, प्राइसेस में कितने परसेंट जो इजाफा हुआ है वो निकल आएगा। ये प्राइस इंडेक्स है, सीपीआई है, करंट ईयर सीपीआई माइनस प्रीवियस ईयर सीपीआई डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सीपीआई मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से क्या निकल आएगा कि प्राइस लेवल में कितना इजाफा हुआ है वो निकल आएगा, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। वैसे किसी चीज़ का भी ग्रोथ रेट निकालना हो तो यही फार्मूला यूज होता है। जैसे जीडीपी का ग्रोथ रेट निकालना हो तो वो होगा करंट ईयर जीडीपी माइनस प्रीवियस ईयर जीडीपी डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो जीडीपी ग्रोथ रेट निकल आएगा।
तो यहाँ पे चूंकि प्राइसेस का ग्रोथ रेट है वो इन्फ्लेशन कहलाता है। करंट ईयर प्राइस लेवल माइनस प्रीवियस ईयर प्राइस लेवल डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस लेवल। Types of inflation, there are two types of inflation, demand pull inflation and second one is cost push inflation। ये जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है ये एग्रीगेट डिमांड साइड इन्फ्लेशन है, और जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है ये एग्रीगेट सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है। दोनों को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है वो एग्रीगेट डिमांड के बढ़ जाने की वजह से जो है वो जनरेट होता है। जब एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होता है तो एग्रीगेट डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, जिससे प्राइस लेवल में भी इजाफा होता है, रियल जीडीपी में भी इजाफा होता है। लेट्स सी इन द डायग्राम। ये देखें डिमांड पुल इन्फ्लेशन आपके सामने डायग्राम में मेंशन है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज जनरेटेड ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। किसी भी एग्रीगेट डिमांड के डिटर्मिनेंट के बढ़ने की वजह से एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो जाता है, तो एग्रीगेट डिमांड का जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। आप देख सकते हैं कि नया इक्विलिब्रियम ये आ गया, ये जहाँ पे कर्सर इस टाइम मौजूद है। ये प्रीवियस इक्विलिब्रियम था, नया इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से एग्रीगेट डिमांड 2 की सूरत में आ गया है। यह नया इक्विलिब्रियम है। आप देख सकते हैं प्राइस लेवल में भी इजाफा हो गया, रियल जीडीपी में भी इजाफा हो गया। चूँकि प्राइस लेवल में इजाफा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इज इट क्लियर? Second type of inflation is cost push inflation. Cost push inflation is generated due to increase in the cost of production. Increase in the cost of production. Cost push inflation is generated due to increase in the cost of production. As a result of increase in the cost of production, aggregate supply decreases. जब एग्रीगेट सप्लाई डिक्रीज होगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्टवर्ड। आप डायग्राम में देख सकते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ जाने की वजह से होता है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसका डिटर्मिनेंट है? एग्रीगेट सप्लाई का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ जाएगी तो एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो उससे एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी। एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। इक्विलिब्रियम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ जाएगा, जिससे प्राइस लेवल में इजाफा हो जाएगा और रियल जीडीपी में कमी आ जाएगी। क्योंकि प्राइस लेवल में इजाफा हो गया है, दिस इज नेम्ड एज अ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दिस इज नेम्ड एज अ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा सीवियर है एज कम्पेयर टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि उसमें प्राइस लेवल में इजाफा हुआ था, साथ रियल जीडीपी में भी इजाफा हुआ था। लेकिन इसमें प्राइस लेवल में इजाफा हो रहा है, साथ रियल जीडीपी में कमी आ रही है। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। यहाँ तक कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। There are some other types of inflation as well, named as a stagflation and hyperinflation। ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के नतीजे में जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसको हम स्टैगफ्लेशन का नाम भी देते हैं। हम स्टैगफ्लेशन को दो तरीकों से डिफाइन करेंगे। फर्स्ट वन ये है कि इंक्रीजिंग प्राइसेस एंड रिड्यूसिंग आउटपुट एट द सेम टाइम इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। इंक्रीजिंग प्राइसेस एंड रिड्यूसिंग आउटपुट एट द सेम टाइम इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। मतलब प्राइसेस का बढ़ जाना, प्राइस लेवल का बढ़ जाना और जीडीपी का कम हो जाना सेम टाइम में। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। And second way to define stagflation is that increasing inflation and unemployment at the same time is called stagflation। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का एक साथ बढ़ना स्टैगफ्लेशन कहलाता है। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का एक साथ बढ़ना जो है वो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। दोनों डेफिनेशन को कंपेयर भी कर सकते हैं हम इस सेंस में कि पहली वाली में था इंक्रीजिंग प्राइसेस एंड रिड्यूसिंग आउटपुट,
तो आउटपुट रिड्यूस होने का मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होगा। आउटपुट रिड्यूस होने का मतलब है आउटपुट रिड्यूस होगी, प्रोडक्शन रिड्यूस होगी, तो रिसोर्स अनएम्प्लॉयड होंगे ना। तो इट मीन्स के इन्फ्लेशन या प्राइस लेवल और अनएम्प्लॉयमेंट का एक साथ बढ़ जाना जो है वो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। तो हम दो तरीके से स्टैगफ्लेशन को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन, इंक्रीजिंग प्राइसेस एंड रिड्यूसिंग आउटपुट एट द सेम टाइम इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। And second way to define stagflation is that increasing inflation and unemployment is called stagflation. इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का एक साथ बढ़ना स्टैगफ्लेशन कहलाता है। और एक और टाइप है जो अदर टाइप्स में आती है, वो है हाइपर इन्फ्लेशन। कीमतों का बहुत तेजी से बढ़ना हाइपर इन्फ्लेशन कहलाता है। मतलब प्राइसेस जो है, प्राइस लेवल अगर आपका 100% 200% राइज हो रहा है ऑन डेली बेसिस और मंथली बेसिस और वीकली बेसिस, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। अगर आप लोगों का अगर इकोनॉमी का प्राइस लेवल जो है वो 50%, 100%, 200% डेली बेसिस, वीकली बेसिस और मंथली बेसिस पे भी बढ़ रहा है, तो उसको हम हाइपर इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। जैसे वेनेजुएला में पिछले दिनों देखने में आ रहा था, हाइपर इन्फ्लेशन की सूरत हाल थी। आप निकाल के देखेंगे कि कहाँ पे है हाइपर इन्फ्लेशन, तो आप जो है वो वेनेजुएला की सिचुएशन देखिएगा। नेक्स्ट इज हु इज हर्ट बाय इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से तो सारे कंज्यूमर अफेक्टेड होते हैं, लेकिन स्पेशली आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ कुछ पॉइंट्स। फिक्स्ड इनकम रिसीवर इज मोस्टली अफेक्टेड बाय द इन्फ्लेशन। फिक्स इनकम रिसीवर होते हैं सैलरीड पर्सन, उनकी इनकम फिक्स होती है। इन्फ्लेशन के नतीजा में क्या होता है, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो इंक्रीज कर जाती हैं। जबकि फिक्स इनकम रिसीवर की सैलरी तो उतनी ही रहेगी, तो उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, वो पहले से कम गुड्स एंड सर्विसेज अवेल कर पाता है। सो फर्स्ट वन, सैलरीड पर्सन जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है या हर्ट होता है इन्फ्लेशन के नतीजा में। सेकेंड वन इज सेवर्स, सेविंग करने वाला। जो सेविंग करते हैं लोग वो अफेक्ट होते हैं इन्फ्लेशन से। क्यों? लाख रुपया सेव कर किया है, अगर लाख रुपया आपने सेव करके रखा हुआ है, साल बाद वो लाख रुपया बड़ा होगा, लेकिन जितना इन्फ्लेशन है उतनी उसकी वैल्यू डाउन हो चुकी होगी। अगर इन्फ्लेशन रहा है 10%, तो इट मीन्स कि उसकी रियल टर्म्स में 10% वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन हो चुकी होगी। वैल्यू ऑफ मनी 10% डिक्लाइन हो चुकी होगी। लाख रुपया नॉमिनल टर्म्स में लाख ही होगा, लेकिन रियल टर्म्स में 90,000 रह चुका होगा। उसकी एक 10% अगर इन्फ्लेशन होता है तो 10% उसकी वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन हो चुकी होगी। तो जो सेविंग करने वाले हैं, हाँ, आप अगर इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड या रियल एस्टेट आप सेव करते हैं, इन वो इन्वेस्टमेंट में आ जाता है, तो फिर वो तो बेनिफिशियल रहेगा अगर प्राइसेस बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर आपने इन द फॉर्म ऑफ मनी की है सेविंग, तो वो फिर आप नुकसान में रहेंगे। क्लियर पॉइंट? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थर्ड वन इज क्रेडिटर्स, लोन देने वाला। वो आप भी हो सकते हैं, अगर आपने किसी फ्रेंड को लोन दिया है, वो बैंक भी हो सकता है, बैंक ने अगर किसी कस्टमर को लोन दिया है तो। अगर आपने लोन दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने मतलब कोई इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करना, फिर तो आप टोटली नुकसान में हैं। अगर 10% इन्फ्लेशन होता है एक साल में, वो एक साल बाद आपको आपकी कीमत रिटर्न करता है, लाख रुपया लिया था लाख रुपया रिटर्न करता है, तो रियल टर्म्स में वो 90,000 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि 10% उसकी वैल्यू डाउन हो चुकी होगी। इसी तरह अगर बैंक ने लोन दिया आपको 20% इंटरेस्ट रेट पे, बैंक ने आपको लोन दिया है 20% इंटरेस्ट रेट पे, और उस साल इन्फ्लेशन होता है 15%, तो उसको रियल टर्म्स में कितना बैंक को फायदा होगा? 5%, बिकॉज रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। अगर हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से इन्फ्लेशन को माइनस कर दें तो वो रियल इंटरेस्ट रेट बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें आप, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट था 20% और इन्फ्लेशन हुआ 15%, तो उसको रियल टर्म्स में कितना फायदा हुआ? 5%। तो जितना इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, क्रेडिटर का रियल इंटरेस्ट रेट, रियल प्रॉफिट उतना ही कम होगा। जितना इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, बैंकर का रियल प्रॉफिट, रियल इंटरेस्ट रेट उतना ही कम होगा।
सो क्रेडिटर जो है वो भी इन्फ्लेशन से ज़्यादा हर्ट होता है। हु इज अनअफेक्टेड और हेल्प बाय इन्फ्लेशन, वो कौन है जो ज़रा कम अफेक्ट होता है इन्फ्लेशन से? फर्स्ट है फ्लेक्सिबल इनकम रिसीवर, बिजनेसमैन। उन्होंने अपना प्रॉफिट फिक्स किया होता है कि हमने इतने परसेंट प्रॉफिट जो है वो चार्ज करना ही है, चाहे कीमतें बढ़े या कीमतें कम हो, हमने 20% हर प्रोडक्ट पे प्रॉफिट चार्ज करना है। बिजनेसमैन अगर ये कर लेता है तो इस तरीके से वो इतना अफेक्ट नहीं होता जितना कंज्यूमर अफेक्ट होता है। सेकंड वन इज डेटर, कर्जा लेने वाला। मतलब अगर आप किसी दोस्त से 1 लाख रुपए लेते हैं, साल बाद आपने वापस करना है और इंटरेस्ट रेट भी नहीं दोस्त को दे रहे, तो आप तो टोटली फायदे में है। आपको तो आप टोटली जो है वो फायदे में है। क्यों? अगर 10% इन्फ्लेशन होता है तो अगले साल जब आप अमाउंट पे करते हो तो 10% वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्लाइन कर चुकी होती है। मतलब 1 लाख इज इक्वल टू 1,10,000, लेकिन आप जो है वो उसे 1 लाख ही पे करते हो, आपको 10,000 का फायदा हो जाता है रियल टर्म्स में, नॉट इन नॉमिनल टर्म्स। इसी तरह अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से हमने लोन लिया 20% पे और इन्फ्लेशन जो है वो 15% है, तो आप रियल टर्म्स में सिर्फ 5% पे कर रहे हैं उसे, रियल टर्म्स में सिर्फ 5% पे कर रहे हैं। और अगर इन्फ्लेशन 18% होता है तो आप रियल टर्म्स में 2% पे कर रहे हैं। तो जितना इन्फ्लेशन होता है डेटर उतना ही फायदे में रहता है। So this is the source of this lecture from the book of economics, chapter 26 and chapter 29. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। सर ये जो प्राइस बॉन्ड वगैरह लोग लेके रख लेते हैं, इनका इफेक्ट क्या किस पे होता है? प्राइस बॉन्ड बेसिकली दिस इज द वे कि गवर्नमेंट जो है वो आप लोगों से लोन कलेक्ट करती है। ठीक है, इंटरनल लोन एक होता है ना, एक्सटर्नल लोन बाय दूसरे कंट्री से लोन कलेक्ट करती है। एक वो इंटरनल लोन के भी एक तो बैंक से लोन लेती है और दूसरा वे है कि प्राइस बॉन्ड वगैरह इशू करके जो है वो आप लोगों से पब्लिक से लोन कलेक्ट करती है। देखे ना, आपको एक वो पीस ऑफ पेपर दे दिया, आपने वो पीस ऑफ पेपर लेके घर रख लिया, आपने उसे ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए यूज नहीं करना, आपने वो पीस ऑफ पेपर लेके घर रख लिया और वो पैसे चले गए बैंक के पास। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से लोन कलेक्ट करती है आप लोगों से प्राइस बॉन्ड के जरिए। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है बेसिकली टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। जब हम इसको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की पॉलिसी की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे प्राइस बॉन्ड वगैरह के किस तरह इसको सेंट्रल बैंक जो है वो एज ए टूल यूज करता है। जब इसकी पॉलिसी की तरफ जाएंगे 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस साइकिल है। ये तीनों इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ने के बाद हम इनकी पॉलिसीज की तरफ जाएंगे। तो फिर पॉलिसीज में जो है वो ये भी एक टूल है, ये जो आपने अभी प्राइस बोर्ड वाली बात की है, तो फिर वो इंशाल्लाह डिस्कस होगा डिटेल में। ओके सर, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।